एनडीए 3.0 के पहले बजट में जो सबसे बड़ा फोकस रहा वो 4 श्रेणियों गरीब, महिला, युवा और किसानों पर रहा। मोदी सरकार ने रोजगार के लिए जो योजनाएं घोषित की हैं उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में मुख्य फोकस 4 श्रेणियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर रहा। इन 4 श्रेणियों के माध्यम से सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी पर सब्सिडी देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का ऐलान शामिल है। बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15,000 रुपए देगी। ये रकम सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगी। आइए समझते हैं कि ये योजना कैसे लागू की जाएगी। सब्सिडी के रूप में 1 महीने की मजदूरी, वेतन अधिकतम 15,000। योजना सभी क्षेत्र में होगी लागू। सब्सिडी पहली बार रोजगार पाने वाले को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता करने के लिए है। प्रति माह 1 लाख रुपए से कम मजदूरी वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए योजना है। सब्सिडी का भुगतान 3 किस्त में किया जाएगा। कर्मचारी को दूसरी किस्त का दावा करने से पहले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का अनिवार्य पाठ्यक्रम सीखना होगा। अगर पहली बार रोजगार पाने की नौकरी 12 महीने के भीतर खत्म हो जाती है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी। योजना से प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। This kind of a subsidy giving, one, you give the first one month salary. 2, you're also giving both for the employee and for the employer subsidy. So the applicable person for whom it is being given may even draw a wage up to 1 lakh rupees. But to the extent of 15,000 is what you're giving as a subsidy. The installments, as I said, for the first 1 month wage that you want to give will be done over 3 installments, direct into the first time employee's account. नई सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं और नई पहल के एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए 5 वर्ष की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि निर्धारित की गई है। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बड़ी खबर पर या फिर जो कहें कि प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है बजट में, उसको ज़्यादा आसान भाषा में समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं सुमिता डावरा जी, जो कि सचिव हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे पहला सवाल यही कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अगले 5 साल में लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो 5 योजनाएं हैं उसमें कैसे कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वो 4 करोड़ से ज़्यादा का जो आंकड़ा है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? जी, बजट में जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री जी का जो 5 योजनाओं का पैकेज है वो एक बहुत ही नॉवल स्कीम है और उसका डिज़ाइन भी बहुत ही नॉवल है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि ये 5 योजनाओं से हम 2 हल निकालते हैं। एक तो जॉब क्रिएशन का, एम्प्लॉयमेंट का, और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी का, मतलब एक यूथ या एक इंसान अपने आप को कैसे एम्प्लॉयबल बना लेता है। अभी हम सुनते हैं कि भारत में एक एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स की बात हम सुनते हैं। इसका मतलब है कि कई लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और कई कंपनीज स्किल्ड मैन पावर ढूंढ रही हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स है, इसको हल करने के लिए ये 5 स्कीम्स जो पीएम पैकेज में आती हैं, ये बहुत ही नॉवल स्कीम्स हैं। इनमें 3 तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव से रिलेटेड स्कीम्स हैं, जिसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी है। स्कीम ए में पहली वेज, 1 महीने की वेज 3 किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से एम्प्लॉय को वापस मिलेंगी।
और उससे एम्प्लॉय को एक इंसेंटिव मिलता है कि वो फॉर्मल वर्कफोर्स में EPFO कंट्रीब्यूशन के लिए भी एक प्रोत्साहन मिलता है। एम्प्लॉयर को भी एक इंसेंटिव मिलता है कि 1 महीने की वेज एम्प्लॉय को सरकार की तरफ से मिल रही है। फिर स्कीम बी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को EPFO कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंसेंटिव 4 साल के लिए मिलता है और इससे जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर की घटती है और एम्प्लॉय के लिए भी एक प्रोत्साहन होता है कि वो फॉर्मल वर्कफोर्स में EPFO कंट्रीब्यूशन से ज्वाइन हो जाए। और जो हमारी स्कीम सी है उसमें एम्प्लॉयर को एक इंसेंटिव मिलता है कि हर एडिशनल एम्प्लॉय के ऊपर 3,000 रुपये उसको मिलेंगे, जिससे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफसेट होती है। तो हम मानते हैं कि ये जो 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, इनसे 2.9 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर हमारी चौथी स्कीम है जिसमें ITIs का अपस्केलिंग, उनका डिज़ाइन, उनका कंटेंट, इंडस्ट्री को क्या डिमांड इस वक्त इंडस्ट्री से आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो या ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या ऑटोमेशन से रिलेटेड हो, ये पूरा कंटेंट ITIs का अपग्रेड हो रहा है और यहाँ पर 20 लाख यूथ का ट्रेनिंग होगा। और जो हमारा 5वां स्कीम है उसमें 1 करोड़ युवकों को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी टॉप 500 कंपनीज में मिलेगा, 12 महीने का ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। तो हम समझते हैं ये 5 स्कीम्स को मिलाकर जो जॉब्स क्रिएट होंगी और स्किल्ड लेबर फोर्स अपने पास आएगी वो 4.1 करोड़ तक टच होगी 5 सालों में। तो आपने बताया मैम कि 2.9 जो ELI या फिर क्या एम्प्लॉयमेंट जो लिंक्ड इंसेंटिव्स है उससे 20 लाख जो आप ITIs के जरिए कौशल विकास करेंगे उससे और 1 लाख इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के दौरान भी क्या जो युवा हैं उनको भी कुछ मदद की जाएगी? कैसे आप लोग सिनर्जी बनाएंगे निजी क्षेत्र के साथ और उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसके बारे में कोई खाका तैयार हो पाए? जी, जो ये इंटर्नशिप स्कीम है ये हमारा अलग मंत्रालय देखेगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन इंडस्ट्री के साथ जो मेरी इनिशियल बातचीत हुई है उससे एक फीडबैक मिल रहा है कि इंडस्ट्री इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टेड रहेगी। उसके कुछ कारण हैं। एक तो इंडस्ट्री भी स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को ढूंढती है और उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए और उसके लिए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं इंटर्नशिप में और स्किल्ड युवकों को प्रोत्साहन देते हैं तो उससे उन्हीं का फ़ायदा है कल को। और दूसरा, जब ये स्किल्ड मैन पावर नौकरियों में आएगी तो नेचुरली उनकी इनकम्स, उनके कंजम्पशन लेवल्स बढ़ेंगे, जो कि फिर इकोनॉमी के लिए और कंपनीज के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन है। और इस तरह से इंटर्नशिप से जो भी यंग लोग ट्रेन होंगे और स्किल्स पाएंगे, एम्प्लॉयबल बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको डोमेस्टिक इंडिया की मार्केट में भी नौकरियां मिलेंगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी नौकरियां मिलेंगी। तो इस तरह से ये एक वर्चुअस साइकिल शुरू होगा। सुधा मैम, आपने इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण गतिशक्ति जो प्रोग्राम है उसको लीड किया और अब एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर इतना बड़ा फोकस जो सरकार का इस बार दिख रहा है बजट में, ऐसा पहले कभी भी इतिहास में देखा नहीं गया। तो आपको लगता है कि जिस तरह से मिशन मोड में हमने देखा था कि 2014 में बैंकों के खाते खोले जा रहे थे, वही मिशन मोड रोजगार सृजन पर, कौशल विकास पर इस बार सरकार का नजर आ रहा है? जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इससे जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है उससे जो एक रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी रिज़ल्ट आएगा। इसके अंदर हमारी एग्जीक्यूशन, हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए बजट के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क्स जो बताया गया है, प्लग एंड प्ले, नियर 100 सिटीज़, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने का जो और भी पोटेंशियल बढ़ेगा। और हमारे जो 12 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, फिर हमारा मेक इन इंडिया चल रहा है, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है और बढ़ रहा है, हमारी PLI स्कीम्स में नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, हमारी MSME की कई स्कीम्स हैं, मुद्रा स्कीम है, क्रेडिट देने का स्कीम है जिससे MSMEs को भी इंकरेजमेंट मिल रहा है, स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ई-कॉमर्स। तो जब ये होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट होता है, और टूरिज्म, आप सर्विस एरिया देखिए, तो इस होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट में हम देखेंगे कि नौकरियां कई क्लस्टर्स में, कई जगहों में क्रिएट होंगी और
इसकी मैपिंग भी अगर हम गति शक्ति पर करके देखते हैं तो हमको इसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैम, जिस तरह से आपने कहा कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें श्रम मंत्रालय की क्या भूमिका है, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें, और कैसे इस पर पूरा निगरानी रखेंगे, और आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जाने हैं उसकी टाइमलाइन तो शायद आपने तय कर ली होगी। जी देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की भूमिका बहुत ही अहम है, और वो आप देखिए 2 तरीके से मोटा मोटा मैं बताऊंगी। एक तो जो ELI स्कीम है उसको समय पर टाइमली मैनर में हम आगे लेकर आए, और उसके लिए हमारी टाइमलाइंस हैं। हम चाहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम ये पूरी ड्राफ्ट स्कीम तैयार कर लें, और इसमें इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस कर हम इसको EFC में और कैबिनेट में लेकर जाएं। तो वो हम एक टाइमली तरीके से इस कैलेंडर ईयर के अंदर ही करने चाह रहे हैं, और इसके ऊपर हमारा काफ़ी ध्यान जा रहा है। और दूसरा आप देखिए, जैसे मैंने कहा, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो बजट में निकल कर आई है, उसमें बाकी मंत्रालयों से कोऑर्डिनेशन हमने शुरू कर ली है, और बहुत सी जो सरकार की स्कीम्स है उसमें बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, चाहे वो आप MSME देखिए, या आप हमारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स देखें, या सर्विस सेक्टर देखें। हर जगह जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसको कैसे आगे बढ़ावा मिल रहा है और उसका डेटा कैसे कैप्चर करना है, ये पूरा काम कोऑर्डिनेशन का हमारा मंत्रालय आगे लेकर जा रहा है। तो हमारी भूमिका हम समझते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, इसकी मॉनिटरिंग में और इसके रिजल्ट्स में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएं। मैम, अब ये सवाल आता है कि एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों को लेकर के अगर हम इतिहास देखें तो पहले हमें आंकड़े पता ही नहीं होते थे कि किस सेक्टर में कहाँ कितने हमें रोज़गार पैदा हुए। जिस तरह से अभी कुछ जैसे स्कॉच की रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि मुद्रा में इतने लोगों को रोज़गार मिला होगा सर्वे के आधार पर। इसी तरह से कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, वो अपने सर्वे के आधार पर बताते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। लेकिन अब सरकार ने पीरियडिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर कहें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आंकड़े जो देना है शुरू कर दिया है। वो अभी वहाँ पे स्थिति क्या है, क्या इसको हम और बेहतर बना रहे हैं? और अब अगर हम आपसे समझ आए कि मंथली जो इंक्रीमेंट है उसके आंकड़े क्या हमारे पास आ रहे हैं, या हम कब तक देना शुरू कर पाएंगे उसको? जी देखिए, हमारा जो मेन आंकड़ों का जरिया है वो है PLFS, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स करता है। और दूसरा हमारा एक लेबर ब्यूरो है जो भी क्वार्टरली सर्वे करता है। ये जो सर्वेज हैं ये इंडस्ट्री के साथ भी होते हैं, विभिन्न सेक्टर्स के साथ होते हैं। और जो मॉस्पी का PLFS है वो क्वार्टरली अर्बन एरियाज़ का देता है, अब वो मंथली होने को जा रहा है। वैसा ही रूरल एरिया में भी वो कुछ ही महीनों में मंथली हो जाएगा। तो ये जो हमारे आंकड़े आते हैं इनके ऊपर कई तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। अब RBI का जो क्लेम्स डेटा है वो भी PLFS का उपयोग करता है और वो सेक्टोरल हमको इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब हम देखते हैं, इसकी मेथडोलॉजी बहुत ही रोबस्ट है। हमारा जो PLFS है, डेटा है, इसकी इंटरनेशनल मेथडोलॉजी की रिकॉग्निशन है। हम इंटरनेशनल मेथडोलॉजी के हिसाब से आगे जा रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो प्राइवेट सेक्टर भी अपना सर्वे करते हैं, उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मेथडोलॉजी की है हम नहीं समझते। तो जब तक कि हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और मेथडोलॉजी की नहीं दिखती, तो हम अपना जो ऑफिशियल डेटा है हम उसी के हिसाब से जाते हैं। और हमारे ऑफिशियल डेटा के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे 6% से कम होकर 3.2% पर आ गया है पिछले 6 सालों में। वैसे ही हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो 46-47% से 56% लास्ट 6.5 ईयर्स में जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है बढ़ी है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है। और जहाँ तक क्वालिटी ऑफ जॉब्स का सवाल है वो हमने बजट में देखा है। बजट का पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ जॉब्स इन द नॉन फार्म सेक्टर पर है। और ये जो क्वालिटी है ये हमारी इंटर्नशिप स्कीम से, ELI स्कीम से निकल कर आएगी, जहाँ पर हम फर्स्ट टाइमर्स को इनकरेज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइमर्स का लर्निंग कर्व होता है, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी इससे बढ़ेगी, हमारी स्किल्ड मैन पावर बढ़ेगी देश के अंदर, और क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी हमारी और भी इम्प्रूव होंगी। आसान भाषा में अगर हम आपसे समझना चाहें मैम, तो क्या हम 1 महीने में कितने नए रोजगार दे पाए हैं, इसका आंकड़ा हमारे पास आता है क्या? क्योंकि EPFO के आंकड़े हम देखते हैं, ESIC के आंकड़े देखते हैं, NPS के आंकड़े जो श्रम मंत्रालय जारी करता है, उससे ये थोड़ा सा नहीं समझ में आता है कि एडिशनल जॉब्स कितनी मिली, नई नौकरियां कितनी मिली। तो उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन क्या दे सकती हैं आप? जी
जी देखिए, इसको समझने के लिए हमको पहले तो देखना है कि कितने विभिन्न प्रकार के आंकड़े हमारे पास आते हैं ऑफिशियल सोर्स से। एक तो अपना PLFS है। PLFS हमको परसेंटेज रूप से इंफॉर्मेशन देता है। फिर हमारा RBI का क्लेम्स डेटा है जो हमें फिगर्स देता है, और RBI का क्लेम्स डेटा अगर आप देखें तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अबाउट 64 करोड़ प्लस इंडियंस आर एम्प्लॉयड अक्रॉस 27 सेक्टर्स। तो ये जो 64 करोड़ का एक फिगर आया है RBI के 23-24 ईयर 2023-24 के एस्टिमेशन, तो उससे हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में 17 करोड़ प्लस का बढ़ावा हुआ है। वैसे ही जो NCS है हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, उस पर हम देखते हैं किसी भी एक दिन में 15 से 20 लाख की वैकेंसीज हमको दिखती हैं, नौकरियां दिखती हैं जो विच आर अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयज़। और EPFO का अगर हम डाटा देखते हैं तो एक साल में आसानी से 1 करोड़ से ज़्यादा उनका नेट सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। तो अब इसके बेसिस पे आप अगर अपनी मॉडलिंग करके मंथली डेटा निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के डेटा अवेलेबल हैं और उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा सकती है। सुमिता मैडम, बहुत धन्यवाद। और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी शायद प्रधानमंत्री ने आपके कंधों पर डाली है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट पे जो फोकस है, उस प्रोत्साहन पैकेज है, उसको जल्दी से जल्दी देश के सामने रखा जाए। और जो मंथली डेटा आप कह रही हैं उससे ज़्यादा बहुत कंसिडरेबल इंक्रीमेंट होने की उम्मीद है। रोजगार पर फोकस बहुत स्पष्ट नजर आता है। आपने वक्त निकाला स्टूडियो में आकर के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। जो भारत के सॉल्यूशंस हैं उसको अब दुनिया में कैसे पहचान मिल रही है उसकी एक झलक हम आपको बताते हैं। संयुक्त